Hello everyone, my name is Shrishti Bhatnagar and I am back here with you all with the civics chapter। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में और सीट्स के बारे में, है ना। अगर आपको याद हो तो हम लोग ने यही सब चीज़ें डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में। ठीक, चैप्टर है हम लोग का यूनियन पार्लियामेंट, तो हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग को पार्लियामेंट की ज़्यादातर बात करनी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। हम लोगों ने पहले तो रिवीजन किया था, उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था लोकसभा के बारे में। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है, लोकसभा है, ठीक है। तब उसमें क्या क्या देखा था कि वो देखते हैं कि पहले किस लिए ज़रूरी है और क्या क्या उसके मेन फीचर्स हैं और कैसे वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट का मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक। प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज द हाउस ऑफ पीपल renamed later as the Lok Sabha and the Council of States renamed later as the Rajya Sabha। अब दो हाउस थे जिसमें से एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और बात हम लोग अभी किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लोकसभा की, ठीक है। तो बात हम लोग कर रहे हैं इस समय लोकसभा की, ठीक। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स renamed later as राज्यसभा, ठीक। अब यूनियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो एक राज्यसभा और लोकसभा हुई, हम लोग किसमें पढ़ेंगे अभी, लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेसिडेंट। अब लोकसभा इनकम्प्लीट है, ठीक। प्रेसिडेंट के बिना लोकसभा क्या है हमारी, इनकम्प्लीट है। प्रेसिडेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। द प्रेसिडेंट डज नॉट सिट इन पार्लियामेंट। अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट में खुद जाकर नहीं बैठते हैं, बट मे एड्रेस ईदर वन और बोथ हाउस। लेकिन अगर उनका मन करे तो वो जाके उनको एड्रेस भी कर सकते हैं, किसको, दोनों हाउसेस को, ठीक। चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक। मे सेंड मैसेज टू दी पार्लियामेंट। और उसके साथ साथ वो लोग और क्या कर सकते, प्रेसिडेंट और क्या कर सकते हैं, वो अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, ठीक। पार्लियामेंट में अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई कि प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि जो बिल पास बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट असेंट। अब जो बिल है, जो बिल पास हुआ करते हैं हम लोग, जो लॉज और एक्ट्स बनते हैं वो तब तक एक बस बिल ही रहते हैं, एक पेपर ही रहता है बस लिखा हुआ, जब तक उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता, ठीक। और जैसे ही प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर हुआ वो एक एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, ठीक है। और अगर जब तक सिग्नेचर नहीं है, अगर सिग्नेचर नहीं है तो वो सिंपल एक पेपर ही रहेगा लिखा हुआ, ठीक। वो एक बिल रहेगा बस। अब उसके बाद देखा था हम लोगों ने कि टर्म कितने टाइम के लिए होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, हम लोगों ने वो भी देखा था। तो ड्यूरेशन कितना होता है, 5 ईयर्स, ठीक है। अब इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस जो मेन चीज़ है वो है ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, टाइम 5 ईयर्स का होता है। अब लोकसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। लोकसभा के अंदर तो उसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो कितनी होती हैं, 552 होती हैं, ठीक। अब 552 होती हैं जिसमें से जो 530 है यानी 530 जो हैं, जितने 530 मेंबर्स हैं कैन रिप्रेजेंट दी स्टेट्स। अब 530 मेंबर्स सिर्फ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब 22 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 22 के कम भले ही हो जाए, 22 से ज़्यादा नहीं हो सकता यूनियन टेरेटरीज़ में। अब जो यूनियन टेरेटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उनका नंबर लिमिटेड है, यानी 22 तक है, ठीक। ये 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी may be nominated by the president। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से जो 2 इलेक्टेड होंगे वो किसके थ्रू होंगे, प्रेसिडेंट के थ्रू होंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखा था हम लोग ने। और उसके अलावा सीट्स के बारे में जाना था कि कौन सी सीट्स कितनी, कौन सी सीट कौन सी पार्टी ऑक्यूपाई कर रही है वोटिंग्स के आधार पर, वो सब देखा था ना। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देखते हैं कि सीट्स कैसे किसके लिए रिजर्व होती हैं, ठीक। तो सीट्स रिजर्व होती हैं एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए और एसटी के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक।
इन दो ग्रुप्स के लिए सीट जो है वो रिजर्व होती हैं। अब 2008 की बात हो रही है, 2008 की बात हो रही है। इन 2008 नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC यानी शेड्यूल कास्ट रेज फ्रॉम 79 टू 84। अब जो मेंबर्स के लिए जो सीट रिजर्व थी 2008 में वो रेज हो गई, यानी वो बढ़ गई कितने से, 79 से 84 पे वो बढ़ गई, रेस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब, अब शेड्यूल्ड ट्राइब में कितना इंक्रीज हुआ, 41 से 47 तक वो इंक्रीज हुई क्या, सीट्स। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वोटिंग के लिए कितनी एज जरूरी होती है, तो वो होती है 18 ईयर्स, जिसको हम लोग कहते हैं एडल्ट वोटिंग फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इसको हम लोग ये बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि वोटिंग जो हम लोग इलेक्शन के लिए जो भी मेंबर्स खड़े होते हैं उनका क्या वोटर होना ज़रूरी है, उनका क्या वोटर होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, जितने भी जो भी मेंबर है, जिस भी मेंबर को लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो क्या हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स भी देखा था हम लोग ने, है ना। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में क्या है, सबसे बेसिक चीज़ तो लिख सकते हैं हम लोग, सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया में जब लॉ की ज़रूरत होती है, कोई भी जब ऐसी बात होती है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक। और उसके बाद एज मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स। अब जो एज है, जो उम्र है, वो 25 ईयर्स से कम की नहीं होनी चाहिए है, ठीक। उसके अलावा उसमें अदर क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं अलग, जैसे कि जो मेंशन है पार्लियामेंट में मेंबर बनने के लिए, जो मेंशन है वो सारी हो सकती हैं उसमें क्वालिफिकेशन। अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी क्वालिफिकेशन लिखी हैं पार्लियामेंट में मेंबर बनने के लिए, वो सारी होना ज़रूरी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब वो जो मेंबर है वो तब तक इलेक्ट नहीं हो सकता जब तक वो एक वोटर नहीं है, ठीक, और जब तक उसके पास वोटर आईडी नहीं है, ठीक है। तो अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड फॉर अ सीट इन द लोकसभा unless he is registered as a voter in any of the parliamentary constituencies। यानी कि अब जितने भी मेंबर्स बनने के लिए खड़े हो रहे हैं लोग, उनका वोटर होना ज़रूरी है, ठीक, उनका वोटर होना और उनके पास वोटर आईडी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई क्वालिफ़िकेशन की बात कि क्वालिफ़िकेशन कैसे, हम लोग को कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए है मेंबर बनने के लिए, जो पार्लियामेंट में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मेनली पार्लियामेंट में मेंबर बनने के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे डिसक्वालिफिकेशन की। तो डिसक्वालिफिकेशन का देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हैं मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो अ पर्सन इज डिसक्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब पर्सन, जो भी एक मेंबर है, जो भी एक पर्सन है, वो कैसे नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाई किन किन वजहों से हो जाता है, ना वो फिर राज्यसभा में बन सकता है, ना फिर वो लोकसभा में बन सकता है मेंबर। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। तो इफ वन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। अब अगर वो एक किसी ऐसे ऑफिस में है या तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जिसमें प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो नहीं बन सकता किसी भी स्टेट या तो किसी भी जगह पर। अगर वो ऐसे पोजीशन ऐसी होल्ड करता है जिसमें जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट के अंदर जाता है, तो वो उस मेंबर उस भी पार्लियामेंट का नहीं बन सकता, ठीक। Some 56 offices now would not be regarded as the offices of profit for this purpose, ठीक है। If the person is unsound mind and if the person of unsound mind and stand so declared by a competent court। अब इसका क्या मतलब है
कि अगर कोई भी एक पर्सन थोड़ा मेंटली इल है और अगर वो केपेबल नहीं है कि वो सारी चीज़ों को, पॉलिटिक्स को और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिबेट हैं, उन सबको हैंडल कर सके, तो वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और पहली चीज़ क्या कि वो अगर मेंटली इल है तो उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर वो पर्सन कहीं और पे कोई पोस्ट होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का। ठीक, इफ़ वन इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक, और भी चीज़ें हैं जैसे कि अगर एक पर्सन जेल से, अगर वो 1-2 साल जेल में रह चुका है तो वो भी फिर मेंबर वगैरह नहीं बन सकता है। तो हो सकता है ये चीज़ आप आगे, अगर आप लीगल या लॉ लेते हैं तो आप आगे पढ़ें डिटेल में। ठीक, इफ़ अ पर्सन हैज सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया में रहने वाला नहीं है, तो क्या होगा, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, इफ़ वन इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर उसने पार्लियामेंट का कोई भी लॉ को डिसरिस्पेक्ट किया हो, ठीक, या तो वो कभी ऐसे केस में फंसा हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट हुई है, पार्लियामेंट के लॉज की डिसरिस्पेक्ट हुई है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो मेंबर बनने के काबिल नहीं रहेगा, केपेबल नहीं रहेगा। ठीक, नो मेंबर शॉल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। अब एक और चीज़ है कि जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सिर्फ एक हाउस के मेंबर हो सकते हैं एक टाइम पे, दोनों हाउस के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो अगर एक हाउस का मेंबर है तो वो एक ही हाउस में मेंबर रहेगा, दोनों में नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपल्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपल्शन क्या होता है, द एक्शन ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी एक इंसान को ऐसे फोर्स करना कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाओ, मतलब कोई भी एलिगेशन से तो कुछ भी ऐसा होगा ना, उसको बोलते हैं एक्सपल्शन। ठीक, अब बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव द पावर टू एक्सपेल मेंबर्स हुज कंडक्ट डैमेज द डिग्निटी ऑफ द हाउस। अब कोई एक पर्सन है, अगर वो हाउस की डिग्निटी को ब्रेक कर रहा है, वहाँ का जो डेकोरम है उसको ब्रेक कर रहा है, तो हाउस का मेंबर्स का ये हक है, उनके पास ये राइट है कि वो उस पर्सन को वहाँ से एक्सपेल कर दें, वहाँ से हटा दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारे राइट्स किसके पास होते हैं, मेंबर्स के पास होते हैं, पार्लियामेंट के। फिर से देखते हैं, बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के पास ये चीज़ होती है, पावर टू एक्सपेल मेंबर हुज कंडक्ट डैमेज द डिग्निटी ऑफ द हाउस। अब कोई भी ऐसे मेंबर को जिसने उस हाउस की डिग्निटी को, उसकी गरिमा को हर्ट किया हो, या तो उसको ख़राब किया हो, उसके डेकोरम को वहाँ पे मेंटेन नहीं किया। ठीक, अब किसी भी हायर पोस्ट वाले को वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया गया, तो ये सारी चीज़ें अगर हुई तो ये हक होगा हाउस को और कुछ मेंबर्स को कि उसको, उस जो आदमी है, वो जो भी पर्सन है, उसको वो लोग हटा सके, एक्सपेल कर सके। ठीक, अब ओथ क्या होती है वो देखते हैं। इसमें कैसे वो ओथ, जो हमारी, हम लोग प्रतिज्ञा एक तरीके से हिंदी में कह सकते हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ओथ का इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आपने जितनी भी सेरेमनीज़ देखी होंगी, जब प्रेसिडेंट का वो होता है कि जब प्रेसिडेंट को स्पीच देनी होती है, जब ये सारी सेरेमनीज़ होती हैं, तो वो कैसे होती हैं, कब होती हैं। अब उस टाइम पे भी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सब एक ओथ लेते हैं। अब ओथ क्या लेते होंगे, ओथ यही लेते होंगे ऑब्वियसली कि हम लोग अच्छे से सर्व करेंगे। ठीक, पहली बात तो वो सिटीजन्स के सर्वेंट्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो हमारे, यानी पीपल ऑफ इंडिया के वो लोग सर्वेंट्स हैं। तो वो एक ओथ लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग अच्छे से सर्व करेंगे। ठीक, हम लोग इंडिया की डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, हम लोग किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती होंगी ओथ में। और आपको अगर कुछ और पता हो, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लग रहा हो कि हम इस जगह, यानी इस ओथ में कि वो लोग क्या क्या प्रतिज्ञा लेते होंगे, वो सब मिस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और ये एक तरीके से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है आपके लिए कि ओथ में वो लोग कौन सी ओथ और क्या ओथ लेते होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एवरी मेंबर ऑफ द लोकसभा बिफोर टेकिंग हिज और हर सीट टेक्स एन ओथ। अब
जितने मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो लोग बैठने के पहले या तो जब सीट वो लोग लेते हैं, जब भी वो लोग एंटर करते हैं उसके पहले वो लोग एक ओथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब हर पोस्ट का, हर मेंबर का, हर वीआईपी का एक अलग अलग ओथ होता होगा। तो वही हमने क्वेश्चन अभी आपके सामने पुटअप किया कि आप बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर। फिर वेकेशन ऑफ सीट, वैकेशन ऑफ सीट के बारे में क्या है, अब वो भी देखते हैं कि सीट कैसे कैसे खाली हो सकती है। अब वेकेट मतलब क्या होता है, खाली। ठीक, अब कैसे कैसे खाली हो सकती है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से सीट्स जो हैं वो खाली होती हैं और खाली करवाई जाती हैं। ठीक, इफ अ मेंबर रिजाइन हिज और हर सीट बाय राइटिंग टू द स्पीकर। अब अगर कोई मेंबर चाहता है कि हम रिज़ाइन करेंगे, हम नहीं रहना अब इस पोस्ट पे, अब नहीं काम करना हमको यहाँ पे, तो वो रिज़ाइन कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। जैसे हम लोग ऑफिसेज वगैरह में देखते हैं ना, तो ऑफिसेज में भी रिज़ाइन कर देते हैं लोग। अब स्कूल में जैसे हम लोग स्कूल छोड़ते हैं तो टीसी वगैरह होता है, तो हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, राइट। तो उस प्रोसीजर के हिसाब से ही अगर किसी पर्सन को अपनी पोस्ट छोड़नी है, अपनी जो उनकी जो सीट है वो अपनी छोड़नी है, लीव करनी है, तो वो रिज़ाइन कर सकता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको दे सकता है, स्पीकर को। ठीक, अब देखते हैं आगे। इफ़ अ मेंबर इज़ एब्सेंट, अब ये तो रिज़ाइन की बात होगी कि वो अपने मन से रिज़ाइन कर रहा है। ठीक, अब उसके आगे देखते हैं क्या है। इफ़ अ मेंबर इज़ एब्सेंट, यानी अगर कोई पर्सन नहीं है, ये तो बड़ी क्लियर है सिंपल लैंग्वेजेस में, अगर कोई पर्सन एब्सेंट है फ्रॉम ऑल मीटिंग्स। अब ये तो देख लिया कि एब्सेंट है, अब लेकिन कहाँ से एब्सेंट है, सारी मीटिंग से एब्सेंट है। ठीक, अब में भी ऐसा होता हो कि उन लोगों को हाफ डे अलॉटेड होगा, तभी इसमें ऑल मीटिंग्स मेंशन है ना। अगर ऑल मीटिंग मेंशन नहीं होती, इसका मतलब कि वो लोग के पास हाफ टाइम भी नहीं होता कि वो लोग जो आधी मीटिंग में भी जा सकते। ठीक, अब वो लोग आधी मीटिंग में भी नहीं आए हैं, उसके अलावा जितनी मीटिंग्स हैं उसमें भी नहीं आए हैं, तो वो एब्सेंट फ्रॉम ऑल दी मीटिंग्स। ठीक, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अब कितने दिन के लिए, जब चलो मीटिंग अटेंड नहीं की, एब्सेंट होगा, 1-2 दिन का समझ में आ गया। ठीक, लेकिन अगर वही चीज़ कंटिन्यूशन में हो रही है, लगातार हो रही है, तो उस पर्सन को वहाँ से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा पर्सन वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस। और अगर लीव उसने ली भी है और वो अगर बिना परमिशन के ली है किसी भी हायर पोस्ट वाले इंसान से, तब भी उसको हटा दिया जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर हो गया तो पूरा एक्शन ले लिया जाएगा, नहीं, जो वो हटाया जाएगा, जो उसको जो मेंबर है उसको एक्सपेल किया जाएगा, वो कब किया जाएगा, जब विदाउट एनी परमिशन हो। ठीक, विदाउट एनी परमिशन लीव हो और उसके अलावा काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो लीव हो, तब उस पर्सन को हटाया जाएगा। ठीक, इफ़ अ मेंबर becomes subject to any of the disqualification laid down in the constitution or act of parliament। अब अगर किसी भी पर्सन ने वहाँ पे एक तरीके से हिंदी में बोला तो दुष्कर्म किया। ठीक, तो अगर वहाँ पे किसी भी पर्सन ने वहाँ पे अच्छे से एक्ट नहीं किया, डेकोरम को नहीं बनाया, तभी वो पर्सन हट सकता है वहाँ से। इफ़ अ मेंबर बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये तो बात हो गई कि उसने वहाँ पे डेकोरम मेंटेन नहीं किया। ठीक, अब उसके अलावा और क्या है कि वो अगर सिलेक्ट हो गया बाय चांस, ठीक, उसने किसी भी झूठ के उससे, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन वी वर टॉकिंग अबाउट ना, तो डिस्क्वालिफिकेशन किसी ने देखा भी नहीं, ठीक, और उसने किसी फर्जी तरीके से वहाँ पे क्वालिफाई कर भी लिया। ठीक है, अब अगर उसके जो क्वालिफिकेशन है अगर वो फर्जी होगा, फेक होगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, है ना। तो अगर वो सामने आ गया कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है, तब भी उस पर्सन को वहाँ से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनके खिलाफ अगर कोई चीज़ होगी, तब भी ये चीज़ होगी कि अब हम लोग समझते हैं, कॉमन पर्सन का ही देखते हैं, कॉमन पीपल क्या होता है, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का अगर हक मारता है, अगर राइट उसको नहीं मिलता है वो चीज़, तो जो पर्सन है वो केस कर देता है सीधे। ठीक है, क्योंकि उसके पास हक है, उसको पता है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे न्याय मिलेगा। ठीक है, तो वो कोर्ट के पास जाता है। यही अगर मेन चीज़ पार्लियामेंट में होने लग जाए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे मेंबर बना फिर रहा है, तब भी यही होगा ना। अब सारी चीज़ें इक्वल हैं, सारे पर्सन इक्वल हैं लॉ के सामने, तो यही होगा।
कि जो मेंबर है उसको भी हटा दिया जाएगा, तो वो सीट फिर अब दूसरे को दे दी जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एक्सपेल किया जाता है और हटाया जाता है। अब क्या है वो देखते हैं। quorum of the house, ठीक है। A quorum is the minimum number of members required to be present before a meeting is allowed to begin। अब ये चीज़ क्या है ये देखते हैं कि किसी भी मीटिंग को करने के लिए सिर्फ 2 लोग किसी मीटिंग में नहीं हो सकते, अगर वो पूरे देश की बात है तो। अब पूरे देश की बात है तो सिर्फ 2 लोग मिलकर थोड़ी चलाएंगे, सिर्फ 2 लोग तो संभालेंगे नहीं कि हम लोग अच्छा ये करते हैं, फिर उधर से बोलेगा हाँ ठीक है, तो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, किसी का ओपिनियन आएगा नहीं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा कि हम किस नज़र से भाई अगर 3-4 इंसान रहेंगे, काफ़ी सारे इंसान रहेंगे, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, सब अलग अलग चीज़ें सोचेंगे, है ना, अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे। तो अब कोई भी मीटिंग 2 लोग को, अब जैसे हायर पोस्ट में लोग बात करें, हायर चीज़ों में बात करें, कोई भी मीटिंग जो है वो 2 लोग में नहीं होती है, ठीक। अब 2 लोग में क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें आइडियाज़ बस 2 लोग के हैं, और अगर दोनों लोग एक ही तरफ के हों तो बस ख़त्म, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बस 2 लोग का मिलके मीटिंग फिक्स, प्लान फिक्स, बिल वगैरह सब पास हो जाता। ऐसा लेकिन नहीं होता है। मेंबर्स ढेर सारे क्यों होते हैं, मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यही बात हो गई कि अब कोई भी मीटिंग स्टार्ट होने के पहले एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वो क्यों ज़रूरी है वो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक, कि अब 2 लोग रहेंगे बस तो कैसे ठीक से होगा, ओपिनियन वगैरह सब अलग अलग नहीं हो पाएगा, तो समझ में नहीं आएगा ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक। तो ये तो हम लोग जान लिया कि क्यों। अब जानते हैं कितने होने चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट बिफोर अ मीटिंग इज अलाउड टू बिगिन, ये तो हो गया कोरम की बात। अब द कोरम ऑफ द हाउस इन एनी मीटिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। अब जितने मेंबर्स हैं उनका 1/10 लोगों को होना उस मीटिंग में, पार्लियामेंट में ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर नहीं होते हैं तो देखते हैं कि अगर इतने मेंबर्स नहीं हैं, कम हैं, तो क्या होता है, दिस इंक्लूड द स्पीकर और द पर्सन हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। अब इसमें कौन इंक्लूड होता है, सबसे मेन होता है स्पीकर, ठीक। स्पीकर जो मीटिंग्स को चलाएंगे, जो मीटिंग बताएंगे कि आप बोलिए। देखा ही होगा आप लोगों ने कि कैसे टीवी में होता है कि एक स्पीकर रहता है, वो लोगों को बोलता है अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। तो एक मीटिंग को कंडक्ट जो करता है उसको हम लोग बोलेंगे स्पीकर, ठीक। एटलीस्ट अब कितने मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 55 मेंबर्स, ठीक। कितने, 55 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सिटिंग ईच डे। अब 55 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, तो कोरम कितना हो गया, 55 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक, 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इन केस ऑफ लैक, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि इतना होना ज़रूरी है, ठीक। अब अगर नहीं हुआ, बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो देखते हैं। इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम द बेल इज रंग। अब उसमें एक बेल बजती है, बेल बजाते हैं स्पीकर, और बेल के थ्रू क्या पता चलता है कि मीटिंग यहीं पे एंड हो गई, आज कोई भी पार्लियामेंट नहीं चलेगा, ठीक। तो ये बहुत रेयर केसेस में हम लोगों ने सुना है, बहुत देखा है कि ऐसे बेल बजी और पार्लियामेंट 20 समय में ही एंड हो गया। अब जब वहाँ पे लोग ही नहीं हैं तो किससे बात होगी भाई, कौन मीटिंग में आएगा, कोई नहीं आएगा। ज़रूरी कितने होते हैं, 55 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो स्पीकर की बात करते हैं। अभी हम लोग जाने स्पीकर इंपॉर्टेंट है, अब स्पीकर क्या करते हैं वो देखते हैं। स्पीकर इज द प्रिंसिपल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। अब ये प्रिंसिपल है, जैसे हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल मैम है, उस तरीके से यहाँ पे स्पीकर हैं प्रिंसिपल इनके, ठीक। इलेक्शंस, अब स्पीकर का भी इलेक्शन होता है, ऐसे ही नहीं कोई भी खड़ा हो जाएगा कि मैं स्पीकर, नहीं, अब उसके लिए भी इलेक्शन होता है, ठीक। इलेक्टेड बाय हाउस, अब हाउस के पीपल जितने भी वहाँ पे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके थ्रू इलेक्शन होता है। फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, अब उन्हीं के मेंबर्स में से किसी एक को वोट करके चुना जाता है कि आप स्पीकर बनेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक अ नॉर्मल वोटिंग, जो नॉर्मल वोटिंग जैसे होती है उसी तरीके, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, जिसकी तरफ मेजॉरिटी होगी, अब उसको स्पीकर बना दिया जाएगा, ठीक। अब डिप्टी स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर क्या होता है वो देखते हैं, आपने सुना ही हो कई बार। तो डिप्टी स्पीकर का देखते हैं। परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर व्हेन द लैटर इज एब्सेंट और
और वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज़ वेकेंट। अब डिप्टी स्पीकर क्या होता है, वो ऑफिसर का एक तरीके से हम लोग कहते हैं सेकंड हैंड होता है, ठीक है। अब जब स्पीकर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है स्पीकर के ना प्रेजेंट होने का, जब स्पीकर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो डिप्टी स्पीकर अपना रोल प्ले करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा स्पीकर की तरफ से वहाँ पे बोलने में और मीटिंग को कंडक्ट करने में, ठीक है। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, स्पीकर की हो गई, पार्लियामेंट की हो गई, लोकसभा की हो गई, राज्यसभा की हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने की, और इसके अलावा किसकी की, डेमोक्रेसी की। तो अब तक 3 लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं और तीनों में हम लोग ने इन सब की बात की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में ही, अभी के लिए नहीं बता रहे। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।